हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने लैटिट्यूड ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे हम ग्लोब में इक्वेटर जो होती है, इक्वेटर से पोल्स की साइड पे मूव करते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत लो होता है और उसी की वजह से ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की साइड पे देखते हैं, पोल्स की साइड पे मूव करते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे स्पीशीज़ जो है वो लो होती जाती है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो लो होती जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। अब स्पीशीज़ और एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें पढ़ना है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, तो बेसिकली जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे ही स्पीशीज जो है, स्पीशीज रिचनेस जो है वो बढ़ती जाती है। अब स्पीशीज रिचनेस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा स्पीशीज का प्रेजेंट होना, किसी एक टैक्सा की बहुत ज़्यादा स्पीशीज का प्रेजेंट होना कहलाता है स्पीशीज रिचनेस। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अ जर्मन न्यूट्रलिस्ट एंड जियोग्राफर, observed that within a region species richness increased with increasing explored area but up to a limit, यानी एरिया बढ़ने के साथ साथ में स्पीशीज रिचनेस जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन एक लिमिट तक। यूँ नहीं है कि हमेशा जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। एक लिमिट तक जो है स्पीशीज रिचनेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है। तो स्पीशीज रिचनेस को हम एस से डिनोट करेंगे और एरिया को हम ए से डिनोट करेंगे। तो एस इज प्रोपोर्शनल टू ए। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa turn out to be rectangular hyperbola। अगर हम स्पीशीज रिचनेस और एरिया में ग्राफ फॉर्म करते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनता है, कौन कौन से टेक्सा के लिए, एंजियोस्पर्म, प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, इन सब के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ बनता है अगर हम स्पीशीज रिचनेस और एरिया में। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे एक सर्टेन लिमिट तक जो है स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जा रही है, फिर आगे जाकर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ऐसे ही एस इज इक्वल टू क्या है, स्पीशीज, और ए इज इक्वल टू क्या है, एरिया। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और अगर हम इनके बीच में रिलेशन बैठवाएं तो रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू सी ए जेड। जब हम इनका लॉग लेते हैं तो लॉग आता है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ये एक लीनियर इक्वेशन है। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये होती है लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैथ्स में ये चीज़ पढ़ी जाती है। तो ये हो गया वाई एम, ये हो गया सी और ये हो गया एम एक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि तो ये हो गया ग्राफ। अगर हम जनरली देखें तो ग्राफ कैसा आएगा, ये लीनियर इक्वेशन की जैसी है, इसलिए एक्चुअली जो ग्राफ है उसको कैसा बताया है, लीनियर ग्राफ। ठीक है, ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इन अ स्ट्रेट लाइन एज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, वेयर एस क्या है स्पीशीज रिचनेस, ए क्या है एरिया, सी क्या है वाई इंटरसेप्ट और जेड क्या है स्लोप ऑफ द लाइन। अब स्पीशीज रिचनेस में आपको बता चुकी हूँ, एरिया में आपको बता चुकी हूँ, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है ग्राफ में देखते हैं। देखो इसके अंदर ये जो ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन का, ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल एक्स एक्सिस से स्टार्ट ना होकर के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ये जो गैप होता है इसे कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट और स्लोप। अगर हम यहाँ से एक ट्राइंगल बनाएं, ये ट्राइंगल अगर हम बनाएं तो ये जो ट्राइंगल बनता है इसे कहा जाता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, z, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, c। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी जैसी हो गई, लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन जैसी। तो वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन। z की जो वैल्यू है वो किस रेंज में होती है, 0.1 से लेकर 0.2। If we analyze the species area relationship among very large areas like the entire continent, अगर हम large area के बारे में species area relationship देखेंगे जैसे कि entire continent का देखेंगे, तो the slope of the line will be much steeper, that is z value
इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। जैसे अगर हम स्मॉल रीजन का देखेंगे तो कितनी होगी z की वैल्यू 0.1 to 0.2, लेकिन हम अगर लार्ज कॉन्टिनेंट एंटायर कॉन्टिनेंट जैसे लार्ज एरियाज का देखेंगे तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6 से 1.2। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट of different continents, the slope is found to be 1.15। अगर हम किसके लिए देखें, ईटिंग बर्ड्स मैमल्स का देखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, तो उनका स्लोप या z की वैल्यू कितनी आती है 1.15। तो z की वैल्यू जैसे ही एरिया चेंज होता है या ऑर्गेनिज्म चेंज होते हैं z की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है स्पीशीज रिचनेस। अभी अपन ने जो पढ़ा वो हम डिफाइन देखते हैं। दो टर्म होते हैं बेसिकली, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड इकोसिस्टम एनवायरमेंट दैट कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज सच एज ट्रॉपिकल एरियाज टेंड टू हैव ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा नंबर में अगर डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है स्पीशीज रिचनेस। तो सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस कहाँ की होती है, ट्रॉपिकल एरियाज की। नेक्स्ट है स्पीशीज इवननेस। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अर्थ डिफाइंस स्पीशीज इवननेस एज द वेरिएशन इन द अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीशीज विद इन अ कम्युनिटी। यानी पर स्पीशीज जो इंडिविजुअल हैं वो एक फिक्स नंबर में प्रेजेंट होंगे किसी एक कम्युनिटी में। If a community has a large disparity between the number of individual within each species, it has low evenness। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट है यानी सिमिलर नहीं है, तो उसे कहा जाता है लो इवननेस। इफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ स्पीशीज इज फेयरली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कम्युनिटी, इट हैज अ हाई इवननेस। अगर पूरी कम्युनिटी में जो नंबर ऑफ स्पीशीज है उनके नंबर इक्वल हैं, कांस्टेंट है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, हाई इवननेस। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इफ कम्युनिटी ए हैज 10 इंडिविजुअल डिवाइडेड बिटवीन 2 स्पीशीज बट स्पीशीज 1 रिप्रेजेंट्स 9 इंडिविजुअल व्हाइल स्पीशीज 2 हैज ओनली 1, तो जो स्पीशीज इवननेस क्या होगी, लो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्पीशीज 1 तो कितने हैं, नंबर कितने हैं स्पीशीज 1 के 9, लेकिन स्पीशीज 2 के उसके कंपेरेटिवली सिर्फ कितने हैं 1। तो A has a low evenness and lower species diversity. If community B has 10 individual divided between 2 species with species 1 having 4 individual and species 2 having 6, then community B has high evenness। जैसे कि अब इसमें इक्वल हो गया, स्पीशीज 1 जो है उसमें 4 इंडिविजुअल थे और स्पीशीज 2 में 6 इंडिविजुअल है, तो क्या होगा, इवननेस इंक्रीज होगी और इसीलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी भी हायर होगी। The more even the number of animals per species within an ecosystem, the greater the species diversity। नेक्स्ट है एक और टॉपिक, कीटोन स्पीशीज। कीटोन स्पीशीज एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है फूड चेन के अंदर जिस स्पीशीज की वेराइटीज या जिस स्पीशीज के नंबर्स डिक्रीज होने की वजह से जो उस पर डिपेंडेंट स्पीशीज है उनके भी नंबर्स में डिफरेंस आता है। Keystone species play an important role both in maintaining species diversity and the health of an ecosystem। दोनों के लिए important है, एक तो स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए और एक इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए। अ कीस्टोन स्पीशीज इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स maintain species diversity within an ecosystem by keeping the numbers of other species in an ecosystem constant। मतलब कीस्टोन स्पीशीज वो होती है जिसकी वजह से दूसरी स्पीशीज जो है उसके नंबर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। By not allowing one species or another to become overly dominant, a keystone species maintain स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इंटीग्रिटी। एक इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी और इंटीग्रिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए कीस्टोन स्पीशीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन 1969, कब हुआ था एक्सपेरिमेंट, 1969 में, बाय रॉबर्ट पेन ऑब्जर्व दैट इफ अ प्रीडेटरी स्पीशीज ऑफ स्टारफिश वाज रिमूव्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि एक प्रीडेटरी स्पीशीज जो है स्टारफिश की, अगर उसे इकोसिस्टम से रिमूव कर दिया जाता है तो इट अलाउड 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मसल टू आउट कम्पीट द अदर स्पीशीज इन द इकोसिस्टम एंड रिड्यूस स्पीशीज
डाइवर्सिटी, अगर इसे रिमूव कर दिया जाता है तो ये जो दो अलग अलग स्पीशीज होती है, मसल्स मोलस्का की एक ब्रीड होती है, मोलस्का फाइलम से रिलेटेड स्पीशीज होती है, टू आउट कम्पीट द अदर स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। तो ये किसी और स्पीशीज से कम्पीट करेंगे इकोसिस्टम में बने रहने के लिए, जिससे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो कीटोन स्पीशीज क्या करते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं, यानी जब ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कीटोन स्पीशीज को रिमूव करके हम उसे कम कर सकते हैं या ऐड करके हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कीटोन स्पीशीज जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, स्पीशीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है। इन अ हेल्दी इकोसिस्टम डाइवर्स एंड बैलेंस नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के लिए स्पीशीज डाइवर्सिटी का ज़्यादा होना और स्पीशीज के नंबर्स का बैलेंस होना दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एन इकोसिस्टम ऑल दी स्पीशीज डिपेंड ऑन ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी एक इकोसिस्टम में जो स्पीशीज हैं सारी वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो टू मेक अ मोर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर हमें इकोसिस्टम को एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल बनाना है यानी स्टेबल बनाना है तो फिर क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। मोर डाइवर्स इकोसिस्टम टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव। अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है किसी इकोसिस्टम में तो वो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल, द इकोसिस्टम विद अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पीशीज विल प्रोड्यूस लार्ज बायोमास टू सपोर्ट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कंज्यूमर स्पीशीज। अगर कोई इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जैसे कि अगर प्रोड्यूसर्स की जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है किसी इकोसिस्टम में तो उन पे डिपेंडेंट जो कंज्यूमर है उनकी भी वैरायटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा और प्रोडक्टिव रहेगा, एफिशिएंट रहेगा। ग्रेट स्पीशीज रिचनेस एंड द प्रोडक्टिविटी मेक्स एन इकोसिस्टम मोर सस्टेनेबल एंड स्टेबल। अगर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इकोसिस्टम जो है वो सस्टेनेबल और स्टेबल हो जाता है। मोर डाइवर्स द इकोसिस्टम, ग्रेटर इन द एबिलिटी टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक ड्रॉट एंड इन्वेसिव इन्फेस्टेशंस। जितना ही ज़्यादा इकोसिस्टम के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी वो उतना ही एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में अपने आप सर्वाइव करने के लिए एबल रहेगा, क्योंकि स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है और वो उस वजह से ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे अगर स्ट्रेस वाली, एनवायरमेंटल स्ट्रेस वाली कंडीशन है तो। स्पीशीज रिचनेस मेक्स एन इकोसिस्टम एबल टू रेस्पॉन्ड टू एनी कैटास्ट्रॉफी। स्पीशीज रिचनेस इकोसिस्टम को एबल बनाती है किसी भी कैटास्ट्रॉफी में रिस्पॉन्ड करने के लिए, किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। इन स्पीशीज रिच communities, each species can use a different portion of resources available as per their requirement। एक पर्टिकुलर हैबिटाट होता है तो पर्टिकुलर जो स्पीशीज है वो एक हैबिटाट का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है एज देयर रिसोर्स यूज करता है। जैसे कि एग्जांपल है, प्लांट्स विथ स्मॉलर रूट्स कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द शैलो सॉइल एंड प्लांट्स विथ डीपर रूट्स कैन टैप डीपर सॉइल। यानी सॉइल की जो लेयर्स होती है तो जितने भी स्मॉल रूट्स वाले प्लांट्स हैं वो शैलो सॉइल यानी अपर लेयर जो होती है सॉइल की उस पर डिपेंड रहेंगे, और जिन भी प्लांट्स के अंदर सॉइल जो है वो लॉन्ग रूट्स जो है वो लॉन्ग प्रेजेंट रहती है तो डीपर सॉइल में प्रेजेंट, मतलब डीप में जो सॉइल प्रेजेंट है उससे वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करेंगे। रिच डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। रिच डाइवर्सिटी मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्दी बायोडाइवर्सिटी हैज innumerable benefits like nutrient storage and recycle, soil formation, protection from the erosion, absorption of harmful gases, climate stability। अगर बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है या स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि
और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर पाएंगे पर्टिकुलर हैबिटेट में एनिमल्स, रिसाइकलिंग हो पाएगी, सॉइल का फॉर्मेशन हो पाएगा, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। अगर प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो सॉइल इरोजन क्या होगा, कम होगा, हार्मफुल गैसेस का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, क्लाइमेट की स्टेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट है ह्यूमन गेट्स लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचर लाइक फ्रूट, सेरेल्स, मीट, वुड, फाइबर, रेजिन, डाइज, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा। ह्यूमंस को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कहाँ से, नेचर से। अमेजोन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। अमेजोन जो फॉरेस्ट है वो पूरे अर्थ की 20% ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करता है। Pollinators, symbiotic relationship, decomposers, each species perform a unique role which is irreplaceable. अगर बहुत ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट है तो उसमें तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, पॉलिनेटर्स भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, कुछ डीकम्पोजर्स भी होंगे। तो उनसे क्या बेनिफिट होंगे कि हमेशा रिसाइकल होता रहेगा। तो उस वजह से क्योंकि वो सारे एक यूनिक रोल प्ले करते हैं तो उसकी वजह से जो है कि कोई और स्पीशीज जो है उनकी प्लेस नहीं ले सकता। जैसे जो डीकम्पोजर्स है उनकी प्लेस कभी कंज्यूमर्स नहीं ले सकते, डीकम्पोजर्स का फंक्शन जो है वो डीकम्पोजर्स ही करेंगे। इसलिए स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। डाइवर्सिटी इन लार्ज नंबर हेल्प इन लार्ज स्केल इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म सच एज इन दी फूड वेब। अगर डाइवर्सिटी यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और फूड वेब जो है वो अच्छी तरह से ऑपरेट होगा। इन द नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया प्लांट्स हैव अ क्रूशियल रिलेशनशिप, अर्थवर्म्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन साइकिल जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया प्लांट्स हैव अ क्रूशियल रिलेशनशिप, अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही ये एक तरह का रिलेशनशिप है। अब अर्थवर्म सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो वो बेनिफिशियल किसके लिए है, प्रोड्यूसर्स के लिए या प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से इंटर रिलेशनशिप जो है वो चलता रहता है इकोसिस्टम में प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर अदर बेनिफिट्स सच एज रिक्रिएशन एंड टूरिज्म, एजुकेशन एंड रिसर्च। इनके अलावा स्पीशीज डाइवर्सिटी के और भी जो है वो बेनिफिट्स है, जैसे कि रिक्रिएशन, टूरिज्म, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी की। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।